नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का षष्ठः पाठः समुद्रतटः। पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। समुद्र तटः नाम से ही पता चलता है कि इस पाठ में हम समुद्र तट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं यानी जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालक और बालिकाएं। बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः, यहाँ मछुआरे अपि भी स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। आगे देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के लिए जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, देश के सभी सागर तटों में सबसे लंबा है, दीर्घ है। इस गद्यांश में भारत के प्रसिद्ध समुद्र तटों के बारे में बताया गया है और वो क्यों प्रसिद्ध हैं यह भी बताया गया है। अगला और अंतिम गद्य भाग इस पाठ का। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद एव कारणात्, इसी कारण से। भारत देशः, भारत देश को प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप
पेनिनसुला, जो चारों तरफ से जल भाग में नहीं घिरा होता लेकिन जिसका अधिकतर भाग पानी में होता है। अब इसकी 3 दिशाओं में समुद्र तट है, तो किस दिशा में कौन सा समुद्र है वह बताता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल सागर। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों सागरों का संगम यानी मिलन भी कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। यानी ये तीनों सागर कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायाम, और यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा यानी जिस रात में पूरा चांद दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय, चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना। युगपद एव द्रष्टुम शक्यते, एक साथ ही देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के अवसर पर कन्याकुमारी के तट से चंद्रमा को उदय होते हुए और सूर्य को अस्त होते हुए एक साथ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस पाठ का अनुवाद समाप्त होता है। आइए अब पाठ का अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, आपने शब्दों को सुनकर उच्चारण करने का प्रयास करना है। तरंगैः, तरंगैः। संगमः, संगमः। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः। तिसृषु, तिसृषु। बंगोपसागरः, बंगोपसागरः। विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः। वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय। चंद्रोदयः, चंद्रोदयः। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभि जलविहारं कुर्वन्ति, ये पाठ के पहले भाग में आया है। जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, ये दूसरे भाग में आया है, सबसे अंतिम पंक्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः। तीसरा प्रश्न, जनाः कुत्र सवैरं विहरन्ति, ये भी दूसरे भाग में ही आया है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालक बालुका से, रेत से। किम रचयन्ति, बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, रेत का घर, बालुकागृहं रचयन्ति। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची का तट किस लिए जाना जाता है, कोची में क्या होता है, नारियल। कोची तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, नारिकेलफलेभ्यः। अगला प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। कन्याकुमारी तटे
त्रयाणाम सागराणाम, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का डैश भवती, होता है, क्या होता है? संगमः, तीनों सागरों का संगम होता है, मिलन होता है। भारत देशः डैश इति कथ्यते, भारत देश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः, पेनिनसुला। जनाः समुद्रतटम् आगच्छन्ति, पर्यटनाय, घूमने के लिए। बालेभ्यः डैश रोचते, बालकों को पसंद है, क्या पसंद है? क्रीडा यानी कि खेल। भारतस्य पूर्व दिशायां डैश अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में डैश है, क्या है? बंगोपसागर, बंग सागर है, बंगाल सागर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यथा योग्यम योजयत, उचित मिलान करने हैं। समुद्र तट, समुद्र तट किस लिए होता है? पर्यटनाय, क्रीडनकम, खिलौना, खेलनाय, दुग्धम, दूध से हमें क्या मिलता है? पोषण, तो दुग्धम पोषणाय। दीपकः, हम दिया क्यों जलाते हैं? प्रकाशाय। और विद्या ज्ञानाय, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है हमने उसमें तृतीया विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति, मित्रेण सह, जबकि कोष्ठक में ब्रैकेट में मित्र शब्द दिया है, हमने यहाँ बालक के शब्द रूप से ही मित्र के शब्द रूप में मित्रेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। बालकाः बालिकासः पठन्ति, अब यहाँ पर बालिका में तृतीय लगेगा, क्या बनेगा? बालिका भी, हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दूसरा तड़ागः, तड़ागः यानी कि तालाब। कमल विभाति, कमलों से सुंदर लगता है, तो कमलैः, ये पुल्लिंग में चलेगा, बालक के समान। तीसरा अहमपि कंदुक खेलामि, कंदुक यानी गेंद, अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अहमपि कंदुकेन, ये बालक की तरह ही बनेगा, बालकेन कंदुकेन। यहां हमने कंदुकेन एक वचन में प्रयोग किया है। अश्वाः डैश सह धावन्ति, अश्व शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, अश्वैः। आप ये अश्व को जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं, और जैसा मैंने उत्तर में लिखा है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही हैं। अंतिम प्रश्न देखेंगे इसका। मृगाः मृग सह चरन्ति, तो इसका भी अश्व की तरह ही बनेगा, अश्व से अश्वैः, मृग से मृगैः। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, हिरण हिरणों के साथ चर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें हमने वही करना है जो हमने प्रश्न 5 में किया है। ध्यान से देखेंगे। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यता, नीचे लिखे हुए पहिया रूपी चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः, उदाहरण के अनुसार कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों से उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्यों को बनाइए। क्या किया है? सबसे पहले वाला देखिए। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, अब यही एक नंबर आप इस पहिए में देखिए, चक्र में देखिए। रहीम
मित्र सह क्रीडति। यहाँ पर मित्र शब्द दिया है, जबकि हमने उदाहरण में मित्रेण ऐसा लिखा है। यानी जैसा हमने 5वें प्रश्न में तृतीय विभक्ति लगाई थी, यहाँ भी हमने तृतीय विभक्ति ही लगानी है, लेकिन किस शब्द में लगानी है और कहाँ कहाँ लगानी है, इसके लिए हम देखेंगे। आपको जहां पर भी पीले रंग में शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन सभी शब्दों में हमने तृतीया विभक्ति लगाकर पूरा वाक्य बनाना है। पहला वाक्य हमें मिला है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। दूसरे वाक्य में द्विचक्रिका शब्द दिया गया है, तो द्विचक्रिका से क्या बनेगा? रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ये बालिका की तरह बनेगा। तीसरा कलम, कलम से क्या बनेगा? ये बालक की तरह बनेगा, तो जो बालक में तृतीय में बनता है वही यहाँ बनेगा बालकेन, यानी कलमेन। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से यानी पेन से पत्र लिखता है। चौथा वाक्य रहीमः हस्त, हस्त से हस्तेन कंदुकम क्षिपति। हाथ से गेंद फेंकता है। पांचवा वाक्य रहीमः नौका, नौका से क्या बनेगा? दूसरा वाक्य देखिए द्विचक्रिकया, नौका नौकया, रहीमः नौकया जल विहारम करोति। अगला चषक, रहीमः चषकेण जलम पिबति। अगला वाक्य तूलिका तूलिकया चित्रम रचयति। तूलिका ब्रश को कहते हैं, पेंट ब्रश, तो ब्रश से चित्रम रचयति चित्र बनाता है। अगला वायुयान, क्या बनेगा? रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। ह्यः मैंने बीता हुआ कल, यस्टरडे। रहीम वायुयान से कल ही आ गया। तो ये थे 8 वाक्य जो इस चक्र में दिए गए थे, जिसमें हमने दूसरे चक्र के शब्दों को तृतीय विभक्ति में बदला है, जो आप यहाँ पर बोल्ड में देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण, कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरा करना है। इस प्रश्न में चतुर्थी विभक्ति के पदों का प्रयोग होगा। जैसा इससे पहले हमने तृतीय विभक्ति पढ़ी, अब यहाँ पर हमने बालक और बालिका शब्द से चतुर्थी विभक्ति देखनी है। चलिए, धनिकः डैश धनम ददाति, तो चतुर्थी विभक्ति का पद बालक से बालकाय। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र में जो शिवाय पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब भी आपसे चतुर्थी विभक्ति पूछी जाए पुल्लिंग में, तो आप ऐसे उसे याद कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। तो उसी से मिलता जुलता शब्द निर्धनाय। दूसरा वाक्य बालः डैश विद्यालयम गच्छति, क्या आएगा? पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। तीसरा वाक्य सज्जनाः डैश जीवन्ति, सज्जन लोग, अच्छे लोग परोपकाराय जीवन्ति, दूसरों पर उपकार करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए जीवन्ति जीते हैं। प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, पुरस्कार देते हैं। किसे देते हैं? छात्राणाम छात्रेभ्यः। अब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो आपने चतुर्थी विभक्ति के ही बहुवचन का प्रयोग करना है। क्या बनेगा? बालक में बालेभ्यः या बालकेभ्यः, तो यहाँ पर छात्र से छात्रेभ्यः।
प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। और अंतिम वाला जैसा मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पर शिक्षकाय नमः, नमः के साथ हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। यहाँ पर हमने इस पाठ का अभ्यास भी पूरा कर लिया है। अब आपने इसके अनुवाद का और प्रश्न उत्तर का अच्छे से अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।